हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी क्लास 8th एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस के नोट्स देख रहे थे हम। पिछले 4 चैप्टर के नोट्स हम देख चुके हैं क्लास 8th पॉलिटी के। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी 8th क्लास की पॉलिटी के अलावा भी हिस्ट्री के नोट्स भी मैंने अपलोड किए थे, उनको आप प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर देखिएगा। आज हम देखेंगे क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो अपना एनसीईआरटी न्यू सिलेबस चल रहा है स्कूल्स में, वो चैप्टर नंबर 5, और इसका नाम है हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण को सीमांतीकरण भी कहते हैं, मतलब किसी को सीमित क्षेत्र में रख देना, किसी को सीमाओं में रख देना। ठीक है, तो हाशियाकरण या सीमांतीकरण की समझ, ये लेसन के नोट्स देखेंगे हम। वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू लेसन्स के नोट्स मैं लेके आऊँ तो वो आप जल्दी से उसको देख सकें। तो देखिए, हाशियाकरण की समझ, तो हाशियाकरण को सीमांतीकरण भी कहते हैं। तो हाशियाकरण होता क्या है? ठीक है, तो देखो, समाज से अलग थलग होने वाले समुदाय को हाशिया पर आने वाले समुदाय कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे समूह हैं जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाते हैं या सामाजिक सहभागिता में संघर्ष रहते हैं, मतलब सेंट्रल में नहीं रह पाते, समाज के केंद्र में नहीं रह पाते और अलग थलग हो जाते हैं। ऐसे समुदाय को, ऐसे लोगों को हाशियाकरण कहा जाता है या सीमांतीकरण का शिकार कहा जाता है। इसमें जनरली एनसीईआरटी ने बिल्कुल इजी वे में भी समझाया है कि कॉपी के बाईं ओर जो खाली जगह होती है जिस पर लिखा नहीं जाता, हम ओनली प्रश्न या उत्तर अंकित करने के लिए वहां पर लिखते हैं, उसे हाशिया कहते हैं। एक्चुअल में हाशिया उसे ही कहते हैं जो इधर राइट साइड में कॉपी के बना हुआ होता है। ठीक है, समाज में जिसे किनारे या हाशिया, किनारा या हाशिया, तो जिसे किनारे या हाशिया पर ढकेल दिया जाता है, जिससे व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है, वो अपने आप को अलग समझने लग जाता है। इसी एहसास को, इसी शक्तिहीनता के एहसास को, इसी अभाव के एहसास को हाशियाकरण कहा जाता है। ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। हाशियाकरण का संबंध अभाव से, पूर्वाग्रह से या शक्तिहीनता के एहसास से होता है, जिससे वह व्यक्ति अपने को कमतर समझने लग जाता है। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा भी एनसीईआरटी ने समझाया है। कक्षा में यदि एक बच्चा जिसकी भाषा अलग हो, उसकी ड्रेस सेंस अलग होता है, खेलना रुचि साथियों से अलग होता है वो, तो वह अपने आप को बीच में नहीं समझता और अपने आप को, उसको महसूस होता है अलगाव। ठीक है, बेदखली का एहसास होता है उसको, या तो अपना उसको ऐसा लगता है कि या तो अपना व्यवहार सही नहीं है या औरों की पसंद अलग है। इस कारण वह उनकी से मिलजुल कर नहीं रह पाता और धीरे धीरे वो अलग होता चला जाता है। इसे हास्याकरण कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हास्याकरण या सीमांतीकरण ऐसे समुदाय जो समाज में मिलजुल कर नहीं रह पाते, समाज के सेंटर में नहीं रह पाते, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, वो जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, ऐसा समाज अलग थलग हो जाता है, मेन जो मुख्य धारा है समाज की उससे अलग थलग हो जाता है, उसे हास्याकरण या सीमांतीकरण कहते हैं। इसी प्रकार हाशियाई या हास्याकरण समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हास्याकरण महसूस किया जाता है। ठीक है, तो ये हास्याकरण ऐसे नहीं है कि समुदाय विशेष महसूस कर रहा है, लेकिन ये आर्थिक क्षेत्र में भी महसूस होता है। ठीक है, गरीबी जिसे कह देंगे हम, सामाजिक क्षेत्र में भी महसूस होता है, सामाजिक बहिष्कृत जिसे कह देंगे हम, और राजनीतिक क्षेत्र में भी महसूस होता है, जिसमें राजनीतिक राइट्स जो नहीं मिल पाते हैं, राजनीतिक जो हमारे जो है इतना ध्यान उस समुदाय की तरफ नहीं जा पाता, जिससे वो और गरीब और निरक्षर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार से ही ऐसा महसूस किया जाता है हाशियाई समुदाय के द्वारा। ये गरीब निरक्षर होते हैं, शिक्षा में ऐसे समुदाय जो होते हैं वो गरीब निरक्षर होते हैं, शिक्षा में पिछड़े होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, और इनके जीवन स्रोत परंपराएं व रीति रिवाज होती है। ठीक है, इनके जीवन स्रोत कौन होते हैं? परंपराएं, रीति रिवाज होती है। ये लोग उन्हीं में रहना पसंद करते हैं, प्रकृति में रहना पसंद करते हैं, इसलिए मेन स्ट्रीम के साथ चल नहीं पाते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हाशिए पर जाने के प्रमुख कारण। तो हाशिए पर जाने के प्रमुख कारण क्या क्या है? तो कोई भी समाज हाशिए पर जा रहा है, किनारे पर जा रहा है, ठीक है, मुख्य धारा से अलग हो रहा है, तो उसके ये 3-4 रीजन मुख्य हैं। धार्मिक भेदभाव होता होगा उसके साथ, जातिगत भेदभाव हो रहा है, भाषाई भेदभाव हो रहा है, या क्षेत्रीय भेदभाव हो रहा है। अब धार्मिक भेदभाव, जैसे किसी धर्म विशेष को मानने वालों की संख्या बहुत कम रह जाती है, तो वो अनकंफर्ट महसूस करता है बहुसंख्यकों के आगे, तो वो अलग थलग होता चला जाता है। जातिगत भेदभाव, किसी भी जो निची जातियां हैं उसको हीन दृष्टि से अगर अन्य समाज के उच्च जातियां देखती है, तो उस स्थिति में भी वो अलग थलग हो जाता है। भाषाई भेदभाव, अगर कोई अलग से भाषा बोलता है, जैसे ये आदिवासी बोलते हैं, संथाली वगैरह, बंगाली वगैरह, तो वह मेन जैसे हिंदी भाषी लोग हैं, इंग्लिश भाषी लोग हैं, उनसे जो है कटता जाता है। और क्षेत्रीय भेदभाव भी हो जाता है, क्षेत्र विशेष में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार
जो है प्रमुख कारण है हाशिया पर जाने के। अब इस लेसन में जो क्लास 8th के बच्चों को हास्याकरण की समझ तो दे दी कि समाज की मेन स्ट्रीम से के साथ नहीं चल पाते और आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से पिछड़ जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं मुख्य धारा से, वो हास्याकरण हो गया, हाशियाई समुदाय हो गया। ठीक है। और इसमें हाशियाई दो ही समुदायों के बारे में बताया है एनसीईआरटी ने, एक तो आदिवासियों के बारे में जिक्र किया है और एक मुसलमानों के बारे में जिक्र किया है। तो हम वन बाय वन इनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आदिवासी, आदिवासी को जनजाति भी कहते हैं। ठीक है। अर्थ इनका मूल निवासी होता है। आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी होता है। ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते हैं और जी रहे हैं वो आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी एक समरूप जनसंख्या नहीं है, मतलब एक जैसी जनसंख्या फैली हुई नहीं है भारत में। भारत में 500 से अधिक आदिवासी ग्रुप है, आदिवासी समूह है। और भारत में आदिवासी आबादी 8% ओनली, और पूरे जनसंख्या का 8% आदिवासी जो है समुदाय है। इनमें ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ये अन्य समुदायों से अलग दिखते हैं। देखो, आदिवासी जो जाति होती है वो भाईचारे से रहती है, अपनी कम्युनिटी को बहुत प्रेम करती है, प्रकृति की पूजा करती है, पूर्वजों की पूजा करती है। तो अपनी कम्युनिटी से इतना प्रेम करती है कि इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता, जैसे जनरली हमारे समाज में होता है ना, ऊंची जाति नीची जाति, ऐसा इनमें नहीं होता। ये मिलजुल कर रहते हैं। यही कारण है कि ये अन्य जो सामान्य समाज है अपने भारत में, उन समाजों से अलग दिखाई देते हैं। आदिवासियों की बात करें तो उड़ीसा में 60 से अधिक जनजातीय समूह हैं आदिवासियों के। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम आदि राज्यों में भी जो है आदिवासी बहुतायत से फैले हुए हैं। अब अगला टॉपिक आ जाते हैं। तो आदिवासियों का अर्थ पता चल गया, जनता पता चल गई, किस किस राज्यों में ये फैले हुए हैं। अब देखेंगे आदिवासी हाशिए पर खिसक रहे हैं। अब आदिवासी हाशिए पर खिसक रहे हैं, इसका कारण देखेंगे। ठीक है। तो आदिवासी हाशिए पर खिसक रहे हैं, सीमांतीकरण हो रहा है, समाज की मेन स्ट्रीम से अलग हो रहे हैं। इसके दो तीन मुख्य कारण हैं। पहला, भारतीय समाज से अलग संस्कृति होती है, इनकी भाषा होती है, परंपराओं का पालन करते हैं, अतः उनको विदेशी या आदिम समझा जाता है। ठीक है, इसलिए भी ये अलग थलग हो जाते हैं। दूसरा है, आदिवासी प्रकृति और जंगलों में जीवन जीते हैं। जंगलों की कटाई के कारण वे शहरों की और मजबूरी में पलायन करते हैं और शहरी जीवन में तालमेल नहीं बिठा पाते। ठीक है, इसी कारण भी यह हाशिए का शिकार हो रहे हैं। तीसरा है, वन कानूनों में परिवर्तन। वन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो आदिवासियों पर दबाव बना देते हैं, जिससे आदिवासी अपने घर से बेघर हो जाते हैं। तो इसके कारण और इनके क्षेत्रों में बड़े बड़े कारखाने और परियोजनाएं स्थापित होने के कारण भी ये विस्थापित हो गए हैं, जंगलों से बाहर आ गए हैं। इसी कारण भी ये हाशिए का शिकार हो रहे हैं, मतलब इनकी मुख्य जो स्वतंत्रता है, जंगल में जीवन की जो आदत है, इनकी आज़ादी है, वो छिन गई है। और यहाँ पर बहुत से जंगलों में संसाधन जो है, मिनरल्स वगैरह भी बहुत मिले हैं, भंडार, तो इसके कारण भी इनको विस्थापित कर रही है। गवर्नमेंट हो, बड़े बड़े ग्रुप हो, इसके कारण भी ये हाशिए का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। एक नोट देख लीजिए, आदिवासी प्रकृति की, मतलब प्रकृति से जुड़ी हुई आत्माएं मानते हैं। प्रकृति की जो प्राकृतिक चीजें होती है, जैसे पर्वत, नदी, पशु, गांव, पुरखे, इनको प्रकृति से जुड़ी हुई आत्माएं मानते हैं। ठीक है। तो प्रकृति से जुड़ी हुई आत्माएं यथा पर्वत, नदी, पशु, गांव आदि की पूजा करते हैं, और अपने पुरखों की तो उपासना ये घर में ही करते हैं, बाकी प्रकृति की उपासना के लिए बाहर जाते हैं। ओके। भाषा देख लेते हैं, भाषा कैसी है। तो देखो, जो मुख्यतः अगर भारत में आदिवासियों की भाषा देखें तो तीन तो मुख्य हैं, वैसे तो बहुत सी बोली जाती है लेकिन मुख्य रूप से तीन है। इसमें से भीली भाषा है, भीलों की भाषा है, ये सर्वाधिक बोली जाती है। बाकी गोंडी भाषा और संथाली भाषा बहुत तरह से इनके द्वारा बोली जाती है। अब आदिवासियों की ये जो भाषाएं हैं ना, इन्होंने बंगाली और संथाली जैसी मुख्य धारा भाषाओं को प्रभावित किया है। आप एक एक लाइन पर फोकस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं, और जो हमें इजी लाइन लगती है, ऐसा लगता है कि ये इजी है या इसमें कोई ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं है, वहीं से क्वेश्चन सिंपल सोबर सा उठा लिया जाता है और वो हमारे दिक्कत खड़ी कर देता है। तो ये देखिए, 3 प्रकार की भाषा बोली जाती है, और इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आदिवासियों की ये जो भाषाएं हैं ना, इन्होंने बंगाली और संथाली जैसी मुख्य धारा भाषाओं को प्रभावित किया है। फिर है एक नोट देख लीजिए, आदिवासी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। अगर पास्ट की बात करें, वे कभी रजवाड़ों और रियासतों के भी अधीन नहीं रहे। देखिए, इतने आत्मनिर्भर थे ये आदिवासी, जंगलों के राजा हुआ करते थे। ये किसी भी रियासतों, राज्यों या रजवाड़ों के अधीन कभी नहीं रहे थे, बल्कि जो राज्य थे ना, वो खनिज के लिए, संसाधनों के लिए, पशुओं के लिए, जंगल के लिए इनके अधीन थे, इन पर निर्भर रहते थे। तो कितना अच्छा ये लोग देखो जीवन जीते थे। उड़ीसा का एक उदाहरण दिया है इन्होंने यहाँ पर एनसीईआरटी में। उड़ीसा कालाहांडी जिला है। ठीक है, उड़ीसा में कालाहांडी जिला है। यहाँ पर
न्यामगिरी पहाड़ी है। कौन सी है? न्यामगिरी पहाड़ी है। ये डोंगरिया कोंड समुदाय का पवित्र पर्वत माना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। न्यामगिरी पहाड़ी पहली बात तो कहाँ है? कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। किस समुदाय से संबंधित है? डोंगरिया कोंड का पवित्र जो है पर्वत माना जाता है। यहाँ डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय रहता है। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ एल्यूमिनियम रिफाइनरी का विरोध हो रहा है। यहाँ एल्यूमिनियम रिफाइनरी आई है, इसका विरोध हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध केस भी चल रहा है। ये है उड़ीसा का वाक्य। अब नोट देख लीजिए। भारतीय वन्य जीव संस्थान 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के आंकड़े हैं ये, इसमें भारत में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है दोस्तों 106। कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं? 44,402.9 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य है 573, जो 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पार्क 106 हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य 573 है। ठीक है, तो देखो यहाँ से इनको विस्थापित किया गया था, ये आदिवासियों के ही थे। ठीक है, आदिवासी तो रहते थे जंगलों में, तो ये राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य कहाँ बने? ये आदिवासियों की जमीनों पर ही बने हैं, तो इन्हें विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, और अब यहाँ रहने, अगर कोई भी आदिवासी अब यहाँ आकर जबरदस्ती रहने की कोशिश करता है इन राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों की जमीनों में, अपने खेतों में, अपने जंगलों में, तो उसे घुसपैठिया करार दे दिया जाता है। तो देखिए इतना जो है गलत हो रहा है इनके साथ। इनकी जमीनें हड़प ली गई, इनकी स्वतंत्रता भंग कर दी गई। अब ये रहने जाते हैं तो घुसपैठिया करार दे दिया गया। ठीक है, अब इनमें आत्मनिर्भरता नहीं रही। दूसरे शहरी काम करते हैं जो इनको आते नहीं हैं। ठीक है, मजदूरी वगैरह करते हैं, वहाँ पर ये मुश्किल से जीवन जी पाते हैं। अब जब वहाँ इनका गुजारा ही नहीं हो पाता तो शिक्षा तक इनकी पहुँच नहीं पाती, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इनका जो अस्त व्यस्त जीवन हो जाता है, जिससे ये मेन स्ट्रीम से पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण एक दूसरे से जुड़े हैं क्या? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पुटअप किया। क्या आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि आर्थिक हाशियाकरण के कारण को क्या है? एक तो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती भाई, आर्थिक रूप से पैसे के क्षेत्र में आदमी पीछे कैसे जाएगा, या उसको एजुकेशन ही नहीं मिल रही है। दूसरा, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, उनमें कमी हो जाती है। अब मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा की कमी होने के कारण वो आर्थिक हाशियाकरण के शिकार हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीता है। ठीक है, अब जब वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीतता है तो बोलो सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ेगा ही पिछड़ेगा। ठीक है, तो सामाजिक हाशियाकरण का भी मुख्य कारण यही है। अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, मूलभूत सुविधाओं की कमी होगी, तो आप समाज के क्षेत्र में भी पिछड़ोगे। तो हाँ, इनका गहरा संबंध है, अंतर संबंध है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। फिर अब एक नया शब्द आ गया। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? सीमांतीकरण या हाशियाकरण पढ़ रहे थे। एक अल्पसंख्यक, तो इस शब्द से भी आपको पता चल रहा है जो संख्या में अल्प हो, जो संख्या में कम हो। तो अल्पसंख्यक ऐसे समुदायों को कहते हैं जो संख्या की दृष्टि से बाकी जो भारत की आबादी है उससे बहुत ही कम होते हैं, वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब इसका एक संख्या ही आंकड़ा नहीं है, उनमें भी सेम बात आती है, ये सत्ता संसाधनों तक पहुंच नहीं बना पाते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में, शैक्षिक क्षेत्रों में, मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में भी यह पीछे रह जाते हैं, इसलिए भी ये अल्पसंख्यक कहलाता है। तो अल्पसंख्यक क्या हाशियाकरण के शिकार है? तो हाँ है, क्योंकि वो भी सामाजिक, धार्मिक, जातिगत भेदभाव के शिकार हैं, उनको भी शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? एक क्वेश्चन पुट किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा कि अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक ले लो आप, हाशियाकरण के लोग ले लो, तो उनको संवैधानिक सुरक्षा क्यों देनी चाहिए? ठीक है, कानूनन सुरक्षा क्यों देनी चाहिए? तो देखो, अल्पसंख्यकों को जाति, धर्म, भाषागत भेदभाव से बचाने के लिए, जितने भी भेदभाव हो रहे हैं, सबसे पहले तो कैसे जब कोर्ट प्रोटेक्शन करेगा, आपके मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन करेगा, तो आप में जाति, धर्म, भाषागत भेदभाव से आपका बचाव होगा। दूसरा, संवैधानिक सुरक्षा से भारत की सांस्कृतिक विविधता को बड़े पैमाने पर एकात्मक होने से बचाया जा सकता है। अब देखो, हमारे भारत की क्या पहचान है? विविधता में एकता। मतलब हमारी सांस्कृतिक विविधता है, हर जगह जाओ अलग अलग प्रकार का पहनावा मिलेगा, बोली मिलेगी, उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज मिलेंगे। तो ये एक जो भारत है उसको एक यूनिक जो है फीचर प्रदान करता है, सांस्कृतिक विविधता। तो इस सांस्कृतिक विविधता को कायम रखना किसकी जिम्मेदारी है? कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है, संविधान की जिम्मेदारी है।
तो ये सांस्कृतिक विविधता को कायम रखने के लिए या इसको एकात्मक होने से, एक होने से बचाने, सारी मिक्स नहीं हो जाए, सारी सांस्कृतिक विविधता गायब होकर एक नहीं हो जाए सारी, ये सांस्कृतिक विविधता ही भारत को एक अलग रंग प्रदान करती है। तो इस सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए भी इनको संवैधानिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। साथ में इससे सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तो होती है और न्याय और समानता की भी भारत में स्थापना होती है। इस कारण भी अल्पसंख्यकों या हास्यकरण के शिकार लोगों को संवैधानिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसका आंसर ये हो गया। लास्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में मुसलमान और हास्यकरण। ये टॉपिक दिया है, क्या मुसलमान को हास्यकरण का शिकार माना जा सकता है? तो यहाँ चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी अपने भारत में है 14.2, 14.2% है। ठीक है, अब ये सीट है, आप आराम आराम से देख लीजिए इन सीटों को। ये देखिए आपके सामने ये सीटें हैं। अब इन सीटों को देखने से आपको क्या पता चल रहा है? क्या पता चला आपको इन सीटों को देखने से? हमें ये पता चला है कि मुसलमान हास्यकरण का शिकार है। कैसे हैं? आपके सामने है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, प्रशासनिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में, नौकरियों के फील्ड में, है ना, कच्चे घर पक्के घरों के फील्ड में, सब सुविधाओं के फील्ड में पिछड़ा हुआ है, इसलिए मुसलमान को हास्यकरण का शिकार माना गया है। अब क्या भारत का मुसलमान हास्यकरण का शिकार है? इसके लिए सच्चर समिति बिठाई गई थी। कौन सी समिति बिठाई गई थी? सच्चर समिति। कब बैठी थी? 2005 में। तो सीधा क्वेश्चन बनता है, सच्चर समिति का संबंध किससे था? तो मुसलमानों की रिपोर्ट से था। ठीक है, मुसलमानों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए सच्चर समिति बनी थी। मुसलमानों की स्थिति का ज्ञान करने के लिए सच्चर समिति बनी थी 2005 में। इसने रिपोर्ट क्या दी? मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। मतलब SC ST जैसे हाशियाई समुदाय है ना, उनसे ही मिलती जुलती है मुसलमानों की स्थिति। सीट से वैसे भी पता चल रहा है। 6 से 14 साल के 25% बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए। भाई जनरली ऐसा सोचा जाता है कि मुसलमानों के बच्चे मदरसों में जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। 6 से 14 साल के बच्चे, 25% बच्चे जो हैं कभी स्कूल ही नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं, मतलब काम में लग जाते हैं ये बच्चे, जो किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले बहुत बड़ी संख्या है जहां पर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट में वर्ड आया है दोस्तों, घेटोइजेशन। क्या है घेटोइजेशन? ये क्या होता है? मुसलमानों के सामाजिक हास्याकरण के कारण उनका घेटोइजेशन होने लगा है। ये वर्ड दे सकते हैं भाई, घेटोइजेशन अर्थात वे इलाके जिनमें ये लंबे समय से रहते हैं मुसलमान और कई कारणों से वहां से निकलने लगे, छोड़ने लगे हैं। ठीक है, अपने समुदाय को या अपने अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करते हुए ये वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, निकलते हैं, इसे घेटोइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें घेटोइजेशन का मतलब मुसलमानों से रिलेटेड ही नहीं है, कोई भी समुदाय हो वो अपने समुदाय में रहना चाहता है, अपने जाति के लोगों में रहना चाहता है। ठीक है, तो वह अपनी और अधिक सुरक्षा के लिए अपनी जातिगत लोगों में ही रहना चाहता है, तो वो उन इलाकों को छोड़ देता है जिसमें वो लंबे समय तक रहता आया है, उसे घेटोइजेशन कहते हैं। और ऐसे गेटोइजेशन जब होने लगते हैं तो इससे पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा ऊंच नीच भेदभाव होगा, इस प्रकार से फीलिंग होगी तो लोगों में पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा जन्म लेती है और आपसी जो है टकराव होते हैं। तो इस प्रकार से पूरा तरीके से इसमें आदिवासी और मुसलमानों की रिपोर्ट देकर हास्याकरण को या सीमांतीकरण को डिटेल से समझाया है एनसीईआरटी में इस लेसन को। नोट्स कैसे लगे आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।